हेलो एवरीवन। हम द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 पढ़ रहे थे। इसमें हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 7 से, जो कि बात करता है फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट। मतलब फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट नाम है चैप्टर का। ये स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 30 से। तो ये बात करते हैं ग्रांट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर ड्यू अप्रोप्रिएशन, जो कि पार्लियामेंट ने किया है लॉ बना के इस बिहाफ में, वो पे कर सकता है कमीशन को बाय वे ऑफ ग्रांट। ग्रांट दे के कुछ सम ऑफ मनी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक लगता है कि यूटिलाइज किया जाए इस पर्पज के लिए, तो देगा। तो मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। फिर सफिशिएंट टू बात करता है कि जो कमीशन होगा वो स्पेंड कर सकता है उस मनी को, जो कि उनको ठीक लगता है फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जो कि एक्ट में दिए गए हैं। एंड शैल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर पेबल आउट ऑफ ग्रांट्स, जो कि रेफर किया गया सबसेक्शन 1 में। तो जो एक्सपेंडिचर उनको लगता है उस ग्रांट्स में से किया जाएगा। मतलब ये कमीशन खर्च करेगा उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो एक्ट में डिफाइन है। तो सेक्शन 33 बात करता है ग्रांट्स बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी ड्यू अप्रोप्रिएशन करके लेजिस्लेचर बाय लॉ बना के, जो उनके यहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर है, पे कर सकता है स्टेट कमीशन को ग्रांट्स में कुछ सच सम ऑफ मनी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया गया यूटिलाइज करने के लिए इस पर्पज के लिए इस एक्ट में। फिर जो स्टेट कमीशन होगा वो यहाँ पे ये स्पेंड करेगा। सेम ही है, बस जैसे हम वहाँ पे पढ़ के आए हैं ऊपर कि उस फंक्शंस को जो कि चैप्टर 5 में दिए गए हैं, उन सब मनी को यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज किया करेगा, और उसको एक्सपेंडिचर माना जाएगा कि जो कि पेबल आउट ऑफ कर रहा है सबसेक्शन 1 में। फिर सेक्शन 34 बात करता है अकाउंट्स एंड ऑडिट। तो जो कमीशन है वो मेंटेन करेगा प्रॉपर अकाउंट्स और अदर रिलेवेंट रिकॉर्ड, जो कि एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के इन फॉर्म में प्रिस्क्राइब किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कंसल्टेशन किसके साथ करके, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के थ्रू करके। तो कमीशन जो है उनका प्रॉपर अकाउंट वगैरह मेंटेन करेगा, जो कि जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया हो। जो अकाउंट्स होंगे कमीशन के, वो ऑडिट किसके द्वारा किए जाएंगे, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के द्वारा, सच इंटरवल्स जो कि स्पेसिफाई किए गए हैं बाय हिम, एंड एनी एक्सपेंडिचर जो कि इनका हुआ इन कनेक्शन में, मतलब ऑडिटिंग वगैरह की फीस जो है, विच सच ऑडिट शैल बी पेबल बाय द कमीशन। तो कमीशन पे करेगा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को। फिर उसके बाद जो है कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है और जो अदर पर्सन अपॉइंट हुए इस कनेक्शन में विद द ऑडिट अकाउंट of the Commission under this Act shall be same rights and privileges and authority in connection with such audit as the Controller and the Auditor General generally has in connection with the audit of the government account. In particular, without have right to demand production of books, accounts, connected vouchers, and other documents and papers to inspect any of the officers of the Commission. तो जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होंगे, जो कि और कोई पर्सन होगा जिनको अपॉइंट किया गया है इस बिहाफ में, उनके पास सेम राइट और प्रिविलेजेस रहेगी, जो कि कनेक्शन में रहती है किसी ऑडिटर, मतलब ऑडिट से रिलेटेड कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को जनरली रहती है, गवर्नमेंट अकाउंट से रिलेटेड। और उनके पास राइट क्या रहेगा, राइट टू डिमांड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स। तो वो किसी भी बुक्स अकाउंट्स या कनेक्टेड वाउचर्स या अदर डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे मांग सकते हैं और इंस्पेक्ट कर सकते हैं बुक्स कमीशन की। फिर जो अकाउंट्स होगा कमीशन का वो सर्टिफाई किया जाएगा ऑडिटर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और अदर पर्सन जो कि अपॉइंट किया इस बिहाफ में, और टुगेदर विद द रिपोर्ट्स देयर इन, और जो रिपोर्ट्स उनकी उनके साथ उनको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन देगा, कमीशन देगा। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑडिट रिपोर्ट को ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के पास रख देंगे। फिर सेक्शन 35 बात करता है कि ऑडिट एंड अकाउंट, मतलब अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ स्टेट कमीशन। अब स्टेट कमीशन के पास भी सेम बात है कि शैल मेंटेन अकाउंट्स, प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करेंगे द रिलेवेंट रिकॉर्ड और एनुअल स्टेटमेंट सच फॉर्म, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया होगा इन कंसल्टेशन विद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से कंसल्टेशन करने के बाद। और जो अकाउंट्स होंगे स्टेट कमीशन के, वो ऑडिट कराए जाएंगे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के द्वारा, जो कि स्टेट का होगा, सच इंटरवल्स में, जो कि स्पेसिफाई किया जाएगा। और जो भी एक्सपेंडिचर इनका होगा उस चीज को करने को कौन पे करेगा, यहाँ पे स्टेट कमीशन पे करेगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को। फिर जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल है अदर पर्सन अपॉइंट हुए हैं इस कनेक्शन में,
शैल हैव द सेम राइट एंड प्रिविलेजेस, उनके पास सेम राइट और प्रिविलेजेस रहेगी जो कि किसी अथॉरिटी को रहती है इन कनेक्शन विद ऑडिट एज द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। जनरली जिन जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के पास जो जनरली रहती है वही पावर इनके पास रहेगी, जो कि कनेक्शन विद ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट से रिलेटेड है। और उनके पास ये वाला राइट हुआ कि वो डिमांड कर सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, अकाउंट्स, कनेक्टेड वाउचर और अदर डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स, और उनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इंस्पेक्ट एनी ऑफ ऑफिसेस ऑफ द स्टेट कमीशन की किसी भी ऑफिस को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। फिर सब सेक्शन 4 बात करता है जो अकाउंट होगा, अकाउंट्स ऑफ द स्टेट कमीशन सर्टिफाइड बाय द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल और एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम इन दिस बिहाफ टुगेदर विद द ऑडिट रिपोर्ट देयर ऑन शैल बी फॉरवर्डेड एनुअली टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड की जाती है स्टेट कमीशन के द्वारा, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऑडिट रिपोर्ट को दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के पास रखती है। स्टेट लेजिस्लेचर के मतलब स्टेट लेजिस्लेचर में जितने हाउस होंगे, अगर एक हाउस होगा तो एक हाउस के पास रखेंगे, दो हाउस होंगे तो दोनों हाउस के पास रखा जाएगा। फिर चैप्टर 8 है मिसलेनियस। चैप्टर 8 मिसलेनियस में सेक्शन 36 से स्टार्ट होता है। ये बात करता है मैटर्स नॉट सब्जेक्ट टू जुरिडिक्शन ऑफ कमीशन। तो कोई भी कमीशन है वो उस बारे पे इंक्वायरी करेगा, कोई भी मैटर जो कि यहाँ पे पेंडिंग है स्टेट कमीशन के पास, किसी स्टेट कमीशन के पास है, किसी अदर कमीशन के पास जो कि ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट किया गया है किसी एनी अदर लॉ टाइमिंग इन्फोर्समेंट, तो कमीशन उनके ऊपर इंक्वायरी नहीं करेगा। और जो कमीशन है या स्टेट कमीशन है वो इंक्वायरी नहीं करेगा किसी भी मैटर को एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, 1 साल के बाद वो किसी भी मैटर्स में इंक्वायरी नहीं करेगा जिसको 1 साल उस बात को हुए हो गया है, फ्रॉम द विच ऑन विच द एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट इज एलिज टू हैव बीन कमिटेड, कि जब से वो 1 साल अगर लैप्स हो गया उस ह्यूमन राइट्स वायलेशन का, तो उसके बाद इंक्वायरी नहीं की जाएगी स्टेट कमीशन या कमीशन के द्वारा। फिर सेक्शन 37 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हम जानते हैं कि कुछ कुछ बनाई जाती है अगर कभी स्पेशली किसी चीज का इन्वेस्टिगेशन करना हो, तो नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम। इससे नहीं फर्क पड़ता कि किसी अदर लॉ में क्या लिखा हुआ है, जो गवर्नमेंट है अगर उसको नेसेसरी लगता है तो वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगी वन और मोर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स को, और उसमें कंसिस्टिंग होंगी सच पुलिस ऑफिसर। उसमें कुछ ऑफिसर्स पुलिस ऑफिसर्स होंगे जो कि उनको नेसेसरी लगता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या प्रोसिक्यूशन करने के लिए ऑफेंसेस को जो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन से अराइज हुए हैं। सेक्शन 38 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो कोई भी सूट, लीगल प्रोसीडिंग या कुछ भी तरीके के मतलब कोई भी सूट या लीगल प्रोसीडिंग यहाँ पे नहीं लगेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, कमीशन के खिलाफ, स्टेट कमीशन के खिलाफ या किसी मेंबर के खिलाफ। जो भी पर्सन एक्टिंग कर रहा है अंडर द डायरेक्शन इधर, मतलब कोई भी पर्सन अगर डायरेक्शन में काम कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के या स्टेट कमीशन के या कमीशन के, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग गुड इन गुड फेथ, वो गुड फेथ में काम कर रहा है और उसका इंटेंशन है गुड फेथ में काम करने का इस एक्ट में, और एनी रूल जो भी मेड किए गए इस बिहाफ में देयर अंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिकेशन बाय और अंडर अथॉरिटी, और जो कि पब्लिकेशन बाय और अंडर अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट कमीशन ने इस रिपोर्ट और प्रॉपर रिकॉर्डिंग में काम किया है। फिर सेक्शन 39 बात करता है मेंबर्स और ऑफिसर्स जो है पब्लिक सर्वेंट होंगे। तो एवरी मेंबर जो भी कमीशन का या स्टेट कमीशन का है, और एवरी ऑफिसर जो कि अपॉइंट किया गया है, ऑथराइज किया गया है कमीशन के द्वारा या स्टेट कमीशन के द्वारा, अगर वो एक्सरसाइज करता है फंक्शन यहाँ पे इस एक्ट में, तो उसको हम पब्लिक सर्वेंट मानते हैं सेक्शन 21 में आईपीसी के। सेक्शन 40 बात करता है कि पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल्स बना सकती हैं, और इन पर्टिकुलर विदाउट प्रेजुडिस टू जनरलिटी फॉर गोइंग पावर और एनी such rules as may provide all or any of the following matters namely। तो कौन कौन से मैटर्स इनके लिए रूल बना सकते हैं? तो सबसे पहले सैलरी अलाउंस और टर्म्स एंड कंडीशन जो है चेयरपर्सन के या मेंबर्स के सेक्शन 8 में। फिर कंडीशन जो है जो कि अदर एडमिनिस्ट्रेटिव या टेक्निकल या साइंटिफिक स्टाफ है जो कि उनको अपॉइंट किया गया है कमीशन के द्वारा, और उनकी सैलरी अलाउंस जो है ऑफिसर्स की, अदर स्टाफ की सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 11 में।
तो टर्म्स एंड कंडीशन जो होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव या टेक्निकल या साइंटिफिक स्टाफ की, फिर अदर पावर जो है ऑफ सिविल कोड की जो कि उनको प्रिस्क्राइब की गई इस क्लॉज एफ में ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13 में, वो दी जाएंगी कि नहीं। फॉर्म्स इन विच एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा कमीशन के द्वारा सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 34 में, और एनी अदर मैटर जो कि प्रिस्क्राइब की गए हैं। फिर एवरी रूल जो है वो इसको यहाँ पे लेट किया जाएगा सून बिफोर आफ्टर इज मेड बिफोर ईच हाउस ऑफ स्टेट ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास रखा जाएगा जब भी वो रूल बन गया है सक्सेसिव सेशंस के लिए 30 डेज के लिए। और दो या उससे ज्यादा सक्सेस सेशंस में अगर वो इमीडिएटली फॉलोइंग सक्सेसिव सेशन एक्सपायरी हो रहा है तो। और जैसे कि दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट जिस तरीके से जिस मॉडिफिकेशन वगैरह के साथ जैसे एग्री होंगे उस तरीके से यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। शैल आफ्टर ओनली अफेक्ट इन सच मॉडिफाइड फॉर्म, उस मॉडिफाइड फॉर्म में ही उसको अफेक्ट किया जाएगा। एंड नो अफेक्ट इज द केस में बी सो हाउएवर दैट सच मॉडिफिकेशन और एनलमेंट शैल बी विदाउट प्रेजुडिस, और ये किसी भी तरीके का प्रेजुडिस नहीं करेगा वैलिडिटी जो कि प्रीवियसली डन कर चुके हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। फिर सब फिर सेक्शन 40A बात करता है पावर टू मेक रूल्स रेस्पेक्टिवली। तो ये जो रूल्स हैं इसको रेस्पेक्टिवली एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो पावर टू मेक रूल्स इन द क्लॉज बी ऑफ द सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 40 शैल इंक्लूड द पावर टू मेक सच रूल्स एनी ऑफ देम रेस्पेक्टिवली। तो उनको रेस्पेक्टिव डेट से भी एप्लीकेबल करा सकते हैं। फ्रॉम द डेट अर्लियर, फिर लिखा है फ्रॉम द डेट नॉट अर्लियर, लेकिन उस दिन से पहले क्या नहीं यहाँ पे एप्लीकेबल करा सकते जिस दिन से इस एक्ट को रिसीव हुआ था रेसिडेंट प्रेसिडेंट का, मतलब प्रेसिडेंट का जिस एसेंट जिस डेट से रिसीव हुआ था उसके पहले से इफेक्ट नहीं करा सकते हैं। But no such retrospective effect shall be given for any such rule as to the prejudicial effect to interest of any person to whom such rule may be applicable। तो ना ही इसको ऐसे रेस्पेक्टिवली अफेक्ट करा जाएगा कि जिससे कि ये प्रिजुडिशली अफेक्ट करेगा किसी इंटरेस्ट में, मतलब इंटरेस्ट ऑफ किसी पर्सन का जिसको यहाँ पे रूल बना के जिसके लिए एप्लीकेबल किया गया है, जिसको ये रूल एप्लीकेबल होते हैं। फिर 40B का बात करता है कि पावर ऑफ कमीशन टू मेक रेगुलेशन। तो कमीशन यहाँ पे रेगुलेशन बना सकता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से। और जो रूल मेड किए गए हैं इसके अंडर में जो कमीशन है वो प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके कुछ रेगुलेशन बना सकता है इस प्रोविजंस को कैरी आउट करने के लिए। तो उसमें लिखा हुआ है इन पर्टिकुलर विदाउट प्रेजुडिस टू जनरलिटी ऑफ फोरगोइंग पावर। तो फोरगोइंग पावर्स को छोड़ के सच रूल्स जो कि उनको नेसेसरी लगते हैं फॉलोइंग मैटर्स मतलब किसी भी मैटर्स या मतलब सारे मैटर्स के लिए या किसी एक मैटर से रिलेटेड वो रूल्स बना सकता है कौन, कमीशन। सबसे पहले की प्रोसीजर जो कि फॉलो किया जाएगा कमीशन के द्वारा सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 10 में। फिर जो रिटर्न है या स्टैटिक्स है जो पनिश किए जाएंगे स्टेट कमीशन के द्वारा, या फिर अदर मैटर जो कि उससे विच मे बी विच हैज टू बी और मे बी स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन। और कुछ अदर मैटर जो है कि उनको भी अगर क्लासिफाई किया गया है या स्पेसिफाई किया गया है रेगुलेशन में। फिर जो रेगुलेशन है कमीशन की उसको रखा जाएगा जैसे वो बन जाती है ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास सक्सेस और मतलब इन सेशन में, और टोटल 30 डेज के लिए। और अगर उसके पहले वो एक हाउस एक्सपायर हो रहा है तो सक्सेसिव सेशंस में रखा जाएगा दो या दो से ज्यादा। और जैसे अभी जो वो दोनों मॉडिफिकेशन में जैसा एग्री करेंगे उसी तरीके से वो चीजें जहाँ पे एप्लीकेबल होंगी वो किसी पहली चीज जो कुछ हो चुकी है उसको इफेक्ट ही करेंगी गुड फेथ में, अगर मतलब वो जो पहले से कुछ चीजें हो चुकी हैं। ये सब सारे एक्ट में ये सेक्शन जो रहता है ये वाला कॉमन ही रहता है, तो मैं आपको बहुत बार पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तो वही बात रहती है, फिर भी मैंने पढ़ा दिया है। फिर पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन इशू करके रूल्स बना सकती है। तो इन पर्टिकुलर विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग पावर। तो फॉरगोइंग पावर्स को बिना प्रेजुडिसली अफेक्ट करे हुए वो रूल्स बना सकती है इन मैटर्स में, नेमली कौन कौन से। सबसे पहले सैलरी अलाउंस और टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर का क्या होगा, और जो कंडीशन होगी सब्जेक्ट टू सच अदर एडमिनिस्ट्रेटिव। तो जो कंडीशन होगी अदर एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल और साइंटिफिक स्टाफ जो कि अपॉइंट किया गया है स्टेट कमीशन के द्वारा, और उनकी सैलरी अलाउंस ऑफ ऑफिसर एंड अदर स्टाफ की क्या रहेगी। और
किस फॉर्म में एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ अकाउंट्स जो कि प्रिपेयर की जा रही है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 35 में, वो क्या होगा। और फिर जो ये रूल बना दिए गए उनको स्टेट लेजिस्लेचर के पास रख दिया जाएगा, जैसे ही वो बना दिए गए हैं। ईच हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के पास रखा जाएगा, अगर एक से ज़्यादा हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है किसी के पास, किसी स्टेट में मतलब। और जहाँ पे एक है तो वहाँ उसी हाउस के पास रख दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, तो कोई भी डिफिकल्टी अगर आ रही है यहाँ पे कोई प्रोविजंस इस सेट के इफेक्ट देने में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पब्लिश करके ऑफिशियल गैजेट में इसके लिए प्रोविजंस बना सकता है, जो कि इनकंसिस्टेंट नहीं होंगे, जो कि प्रोविजंस इस एक्ट के हैं, जो कि अपीयर हो रहा है नेसेसरी एक्सपीडिएंट टू रिमूव डिफिकल्टी। तो अगर डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए एक्सपीडिएंट लगता है तो बना सकते हैं, लेकिन वो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए इस एक्ट के प्रोविजन से। और प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर शैल बी मेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो 2 साल के अंदर ही अंदर कर सकते थे, 2 साल जब ये एक्ट कमेंस हुआ उसके बाद नहीं। और जो ऑर्डर होगा वो उसको मे बी लेट, मे बी आफ्टर इट इज मेड बी लेट बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास रखा जाएगा जब भी यहाँ पे कोई भी ऑर्डर मेड किया गया। सेक्शन 43 लास्ट सेक्शन बात करता है रिपील एंड सेविंग। तो उसके पहले जब प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस था 1993 का, जो कि ऑर्डिनेंस नंबर 30 ऑफ 1993 था, उसको रिपील कर दिया गया। ये चीज मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया था, जैसे मैं जब भी किसी एक्ट का एसेंशियल चीजें बताता हूँ वहां पे मैं मेंशन करता हूँ, अगर कोई एक्ट में ऑडियंस वगैरह रिपील हुआ था या किसी एक्ट के पहले किसी और एक्ट को रिपील किया गया था, इस बार मैं बताना भूल गया था, तो इसको आप याद रखिएगा कि द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस 1993, जो कि ऑर्डिनेंस नंबर 30 था 1993 का, उसको रिपील कर दिया गया इस एक्ट के आने के बाद। और नॉट विथस्टैंडिंग सच रिपील, और रिपील होने के बाद भी जो कुछ प्रीवियसली एनी एक्शन इज टेकन इन द सेड ऑर्डिनेंस शैल डीम टू हैव बीन डन और टेकन इन करस्पॉन्डिंग द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो अगर कुछ भी चीज अगर इस एक्ट से आने के पहले उस एक्ट में कुछ किया गया था उस ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग, तो उसको हम यहाँ पे करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट के अकॉर्डिंग मानेंगे। ओके, सो आज हमारे एक्ट भी कंप्लीट हो गया ह्यूमन राइट्स एक्ट।